सीनियर साफ़ी और तजिया कार रऊफ़ कलासरा के मुताबिक वैसे तो हम इंसान ज़िंदगी में हर लम्हे अदाकारी ही कर रहे होते हैं। जब हम अदाकारी ख़त्म करते हैं तो हमारे अंदर का असली इंसान बाहर निकल आता है, जो इतना अच्छा नहीं होता। इसलिए अक्सर जब हम दूसरों का ये रूप देखते हैं या हमारा ये रूप सामने आता है तो लोग हैरान होते हैं। आप तो ऐसे ना थे, हम तो कुछ और समझे थे। आप कुछ और निकले। वजह वही थी कि आप उस वक़्त अदाकारी कर रहे थे और दूसरों पर अच्छा इमेज डाल रहे थे। इस वक्त आपको ज़रूरत थी कि इस बंदे को अपने अच्छे रवैये से मुतासर किया जाए। जब महसूस हुआ कि ज़रूरत ख़त्म हो गई और अब खुद को ज़्यादा मुश्किल में डालकर इस बंदे को खुश या मुतमईन करने की ज़रूरत नहीं रही तो हम अपना असली रूप सामने ले आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, मोहब्बत की शादियाँ नाकाम हो जाती है क्योंकि शादी से पहले दोनों पार्टियां अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें सामने ला रही होती हैं। सारा जोर अदाकारी पर होता है। एक दूसरे का ख्याल रखने का जुनून है कि अगले को ऐसा लगे कि मेरे बगैर ये बंदा मर जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को चंद घंटों के लिए मिलना होता है। लिहाजा इतनी देर में अपनी काउंसलिंग कर ली जाती है कि अच्छा अच्छा दिखना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, कहीं से उसे मेरी किसी नेगेटिव बात का पता ना चले। यूँ जिसे हम मोहब्बत में कुर्बानी समझ रहे होते हैं वो जहाँ अक्सर जज्बात की भरमार का नतीजा होता है, वहीं हमारी अदाकारी भी होती है, चाहे ये अदाकारी फितरी क्यों ना हो। अक्सर बड़े अदाकारों के बारे कहा जाता है कि वो पैदाइशी एक्टर होते हैं, लेकिन वो जोड़ा शादी के कुछ अरसे बाद वो रंग ढंग खो बैठता है, जिस पर अक्सर शिकायत होती है कि आप शादी से पहले तो ऐसे ना थे। उस वक़्त तो आप मेरे लिए मरे जाते थे, घंटों मेरी बातें सुनते थे, पूरी तवज्जो देते थे। अब ये हालत है कि मेरी पूरी बात नहीं सुनते, मुझे वक़्त ही नहीं देते, मेरी तारीफ़ नहीं करते जैसे शादी से पहले करते थे। आप बदल गए हैं, दरअसल कुछ नहीं बदला। आप वही हैं जो शादी से कुछ अरसा पहले थे। आप हरगिज़ नहीं बदले और ना ही आपकी आदतें या शख्सियत बदली है। फ़र्क ये है कि आप उस वक़्त अदाकारी कर रहे थे कि मैं अच्छा लगूं, कोई ऐसा काम ना करूं जो बुरा लगे। लिहाजा हर वक्त यही कोशिश रहती थी कि मैंने सब अच्छा करना है। अब मकसद पूरा हो गया तो कौन अदाकारी करे। चले 1-2 घंटा तो बंदा कर ले, लेकिन 24 घंटे कौन खुद को इस हालत में रखे और अदाकारी करता रहे। चंद दिन भी चले बंदा कर ले, चंद हफ्ते, चंद माह या चंद साल। अब 30 साल तक कौन अदाकारी करे। लिहाजा फिर आप फितरी हालत में आ जाते हैं, अदाकारी छोड़ देते हैं। यहीं से महाभारत शुरू हो जाती है और आप जानते हैं फिर नताइज क्या निकले हैं। आप भी सोचेंगे कि इतनी लंबी तमहीद किस लिए बांधी जा रही है। इस तमहीद की वजह इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जारी लफ्ज़ी गोलाबारी है। ये वक्त इन दोनों की अदाकारी का है। इनका असल किरदार उस वक्त सामने आया था जब वो 16 माह तक इकट्ठे पावर में रहे और सब फ़ायदे मिलकर उठाए, मज़े किए। मगर हुकूमत ख़त्म होते साथ दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें सोंत ली। इनकी बातों से कहीं से नहीं लगता कि चंद माह पहले तक ये एक दूसरे के साथ काबीना में बैठे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसाक डार के मुकदमात सेटल हो रहे थे, मफरूर के स्टेटस से अचानक वो वज़ीर ख़जाना बन गए, मुल्क की मईशत चलाने बैठ गए। IMF को तड़ियाँ लगाकर इस आलमी इदारे का कम और पूरी कौम का त्राह ज़्यादा निकाल रहे थे। ये तड़ियाँ लगाते लगाते वो डॉलर को 220 से 280 तक ले गए। हुकूमत ख़त्म होते ही दोबारा फ़्लाइट लेकर लंदन पहुँच गए। सुलेमान शहबाज भी तवील अरसा मफरूर रहने के बाद वतन लौट कर ज़मानतें ले रहे थे। आसफ जरदारी भी 40 अरब रुपए के स्कैंडल का सामना कर रहे थे, जब फालूदा वालों के अकाउंट्स इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम इन पर लगा था और इन्हें इसमें FIA ने तवील अरसा गिरफ्तार भी रखा। इस तरह शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में फंस चुके थे और जिस दिन ये वज़ीर आज़म बने इन पर यह मुकदमा कायम था, बल्कि मुकदमा इतना वाज़ेह था कि इसमें सज़ाएँ यकीनी थी। दोनों बाप बेटा इस केस में तवील अरसा गिरफ्तार भी रहे। अब अगर वो ये डील ना करते तो यकीनन दोनों को सज़ाएँ होती और वो नाअहल भी होते। और यही कोशिश उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की थी कि अगले इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ का पत्ता काटा जाए, जैसे नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के साथ पानामा केस में हो चुका था। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में फारग हो जाते
تو گلیاں ہو جاتی سنسان اور مرزا یار اکیلا پھرتا۔ یوں جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے بڑی مظلومیت سے ہمیں یہ کہانی سناتے ہیں کہ انہوں نے حکومت لے کر اپنا سیاسی ووٹ بینک خراب کر لیا، ملک کو عمران خان کے عذاب سے بچا لیا، تو اس کہانی پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ ملک کو فائدہ ہوا یا نہیں، لیکن اس پورے کھیل میں شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، زرداری اسحاق ڈار کو فائدہ ہوا اور نیب قانون بدل کر سب کچھ اپنے حق میں کرا لیا۔ جو کسر رہ گئی تھی نواز شریف کی واپسی کا راستہ جس طرح صاف کیا گیا، اس نے پوری کر دی۔ یہ کام عمران خان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا تھا۔ شہباز شریف کی حکومت میں اس سب کو سمجھا بجھا کر نواز شریف کی واپسی کا راستہ صاف کیا گیا۔ اس کھیل میں پیپلز پارٹی نے پورا فائدہ اٹھایا، لیکن اب ان دونوں پارٹیوں کا فائدہ اس میں ہے کہ یہ دوبارہ وہی پرانی سیاسی اداکاری شروع کر دیں جو برسوں سے کرتی آ رہی ہیں۔ لوگوں کو بتایا جائے کہ شہباز شریف اور نواز شریف کی پارٹی یا پیپلز پارٹی اس ملک کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ اب دونوں کی پوری کوشش ہے وہ الیکشن میں ایک دوسرے کے سیاسی دشمن کے طور پر سامنے آئے۔ لوگوں کو کہیں سے یہ نہ لگے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس وقت عمران خان کی پارٹی کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی ہیں، لہٰذا وہ ان میں سے ایک پارٹی کو چن لے۔ کل کو الیکشن کے بعد دونوں پارٹیاں مل کر پھر حکومت بنا لیں گی، ایک وزیر اعظم اور دوسرا وزیر خارجہ بن جائے گا، لیکن الیکشن رزلٹ تک یہ اداکاری جاری رہے گی کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اسی میں ان کا فائدہ ہے، جیسے کبھی عمران خان کو سیاسی اداکاری میں فائدہ تھا، پرویز مشرف انہیں وزیر اعظم بنائے گا، لہٰذا 3 سال اس کا ساتھ دیا، ریفرنڈم میں ووٹ ڈلوائے، پھر ناراض ہو گئے اور 2007 میں لندن جا کر نواز شریف سے سیاسی اتحاد کر لیا۔ اب وہی مولانا فضل الرحمان کے پاس اپنے بندے بھیج رہے ہیں جن پر ہر وقت تبرہ کرتے تھے۔ کچھ دنوں میں عمران خان شاید نواز شریف اور زرداری کے پاس بھی اپنے بندے بھیجنے والے ہیں، جیسے مولانا کے پاس بھیجے تھے۔ اب عمران خان کی اداکاری کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ جنہیں گالیاں دیتے رہے اب ان سے سیاست کے نام پر ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، وہی پرانے شکاری اور پرانے جال۔ سیاست نام ہی اداکاری کا ہے، جو دوسروں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے وہی سکندر، جو بڑا اداکار وہی بڑا سیاستدان۔ زرداری، نواز اور عمران میں مقابلہ سخت ہے، دیکھتے ہیں آسکر کون جیتتا ہے۔